Hello my dear students, this is the lecture number 2 of self-inductance. Today we are going to discuss the self-inductance due to a long solenoid as well as a rectangular toroid. दोनों के बारे में बात करेंगे. तो पहले सोलेनॉइड की वजह से या सोलेनॉइड का कितना इंडक्टेंस हो सकता है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. मैं प्रीवियस लेक्चर से कुछ इंडक्टेंस की चीजें आपको याद दिला देता हूं. जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें करंट आई अगर वेरिएबल फ्लो कराई जाती है तो इसके अंदर एक सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगा या फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स का जो चेंज है वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा किस पे? करंट पे. इज दैट क्लियर? और इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते थे तो यहां पर कांस्टेंट आता था जिसे हम एल से रिप्रेजेंट करते थे. नाम होता था सेल्फ इंडक्टेंस. तो मैं क्या करूंगा, बार बार किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी करंट कैरिंग सिस्टम के लिए जब भी मुझे सेल्फ इंडक्टेंस को कैलकुलेट करना होगा, मैं क्या करूंगा, उसका फ्लक्स कैलकुलेट करूंगा. और फ्लक्स को इस तरीके से कैलकुलेट करूंगा कि करंट का टर्म्स उसमें रहे और इस इक्वेशन के साथ कंपेयर कर दूंगा. यहां से एल की वैल्यू अलग अलग करंट कैरिंग सिस्टम की वजह से अलग अलग जगहों पे मुझे इंडक्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी. जैसे अभी मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा. इसके बाद मैं सेल्फ इंडक्टेंस फॉर रेक्टेंगुलर टोरॉइड के बारे में डिस्कस करूंगा. इसके साथ साथ दो बहुत ही जबरदस्त, एक नीट और एक जेई का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. और मैंने एक क्वेश्चन आपको एम्स का होमवर्क में दे रखा है, आप लोग मुझे उसका जवाब देने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. आपको पता है कि फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए मुझे रिक्वायरमेंट होती है मैग्नेटिक फील्ड, एरिया और एंगल की. सो आई कैन से कि अगर मुझे फ्लक्स लिखना है तो मैं लिख सकता हूं बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर और बी ए कॉस थीटा. सबसे पहले इस थीटा को रिजॉल्व कर लेते हैं. आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड इन केस ऑफ सोलेनॉइड इस तरीके से बनते हैं एक्सिस के पैरेलल. इज दैट क्लियर? अगर आपको ये बात नहीं पता है तो आप यूट्यूब पे टाइप कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड बाय गैंगबॉर फिजिक्स. आपको वहां लेक्चर मिल जाएगा, सारी चीजें इसके बारे में पता चल जाएंगी. और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया अगर मैं डिस्कस करूं तो मैं मान लेता हूं इसका रेडियस कोई आर है. तो एरिया वेक्टर लाइक दिस. अगर इसका एरिया वेक्टर तो मैं ऐसे घुमाऊंगा, एरिया निकालने की कोशिश करूंगा, एरिया वेक्टर तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड आएगा. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एंड दिस इज द आल्सो डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर. पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि मैं एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बता रहा हूं. कैसे? इंफिनिटी टाइम्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. सो आई कैन से मैग्नेटिक फील्ड एंड area vector both are parallel to each other. It means the angle between a vector and b vector is 0 degree and the value of cos 0 of cos 1. Is that clear? So I can say the magnetic flux will be equal to BA. And the question is what will be the value of magnetic flux through this magnetic field through this सोलेनॉइड. तो मैं इसको इक्वेशन 1 बनाकर मार्क करके यहां छोड़ देता हूं. अब चलो मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन कर लेते हैं. तो आपको पता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई. दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड. अगर आपको नहीं पता ये कहां से आया है तो मैंने आपको बोला आप सोलेनॉइड को लेक्चर देख सकते हैं. अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, यहां से कैरी करते हैं. वेयर एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. ऐसा मैंने क्यों बोला? मैंने एक टर्म मार्क किया है ऊपर. सोलेनॉइड कैसा है? लॉन्ग. लॉन्ग का मतलब इंफिनिटी लेंथ का है. वी डोंट नो अबाउट द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड. तो हम किस पर काम करेंगे? पर यूनिट लेंथ पे काम करेंगे. हाँ, अब मैं मान ले रहा हूं कि मैं इसकी कोई एल लेंथ पे काम कर रहा हूं जिसके अंदर छोटू एन नंबर ऑफ टर्न्स है. तो छोटू एन कैन बी राइट कैपिटल एन ओवर एल, वेयर दिस इज टोटल, दिस कैपिटल एन इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स. Is that clear?
ये सोलेनोइड की जो भी लेंथ है उसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है दैट इज कैपिटल एन, एंड दिस एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। हर एक यूनिट लेंथ में, या ऐसे अगर मैथमेटिकली मैं इसको बोलूं, हर एक सेंटीमीटर में या हर एक मीटर में कितने टर्न्स हैं, दिस रिप्रेजेंट बाय स्मॉल एन एंड एवरीबॉडी नोज अबाउट इट। तो मैं अगर यहां पर इसको प्लेस करना चाहूं स्मॉल एन की जगह, मैं सोलेनोइड का इंडक्टेंस दोनों टर्म्स में निकालूंगा, स्मॉल एन के टर्म्स में भी और कैपिटल एन के टर्म्स में भी। इज दैट क्लियर? बोलो, कोई डाउट तो नहीं? क्लियर? तो मैं यहां पर इसको मेंशन कर दूं, B इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल एन ओवर एल इंटू आई। बोलो क्या है ये क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब मैं यहां से मैग्नेटिक फ्लक्स का अगर कैलकुलेशन स्टार्ट करूं, इसको इक्वेशन 1 में डालूं, पुट इन 1, सो फ्लक्स विल बी, मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट एन अपॉन एल इंटू आई एंड मल्टीप्लाई बाई दिस एरिया। मैं भी एरिया को जनरल ही रखता हूं, क्योंकि हम इस जो एक्सप्रेशन निकल के आएगा, इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल हम किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए कर सकते हैं अगर हम उसका इंडक्टेंस निकालना चाहते हैं। बाद में मुझे जब स्पेसिफाई करना होगा तो मैं सोलेनोइड की लेंथ और एरिया को इसमें क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा। इज दैट क्लियर? और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक बात बताई थी, जो सेल्फ इंडक्टेंस कैपिटल एल है, दिस डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री ऑफ दिस सिस्टम या ऑब्जेक्ट जो भी हमने ले रखा है, करंट कैरिंग सिस्टम। ये फ्लक्स पे डिपेंड नहीं करता, ये करंट पे डिपेंड नहीं करता। आज ये बात हम साबित भी करने वाले हैं। तो इस एक्सप्रेशन को देख के मैं आपसे पूछूं कि इसमें आपको क्या लगता है, बोलो, ये फ्लक्स किसकी वजह से आया? बोलो, ये फ्लक्स जो लिखा है म्यू नॉट, ध्यान से सुनना मेरी बात को, म्यू नॉट कैपिटल एन अपॉन एल आई इंटू ए। बोलो, अगर मैं आपसे एक बात बोलूं कि सोलेनोइड के पास टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, कैपिटल एन, तो ये फ्लक्स किससे है, ये फ्लक्स किससे है, फ्लक्स थ्रू, ये मैं मेंशन कर दे रहा हूं, ये क्या है, फ्लक्स थ्रू ईच टर्न। अब कुछ लोग मेरे से बोलेंगे सर इसमें तो कैपिटल एन का मल्टीप्लाई किया हुआ है। दिस कैपिटल एन इज नॉट फॉर द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, दिस इज एन ओवर एल, दिस इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। हर यूनिट लेंथ में कितने नंबर हो सकते हैं, इतने नंबर हो सकते हैं। बट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इंडक्टेंस, तो मेरे को इस टोटल सोलेनोइड से निकलने वाला फ्लक्स चाहिए होगा। तो मैंने लिख दिया कि एक छल्ला, ये जो एक छल्ला है, एक लूप है, इसकी वजह से इतना फ्लक्स आया। डोंट थिंक इसमें एन पहले से इन्वॉल्व है, दिस एन इज फ्रॉम दिस इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। हर एक सेंटीमीटर में कितना, हर एक मीटर में कितना, या हर एक एल में कितना, इतना। और मैंने मान लिया उस लेंथ में एक ही छल्ला है। इज दैट क्लियर? उस लेंथ में एक ही लूप है, और सोलेनोइड के पास कितने लूप है, कैपिटल एन लूप है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो दिस इज द फ्लक्स फॉर ईच टर्न या ईच लूप। मैं यहां पर ऊपर मेंशन करने जा रहा हूं, इफ सोलेनोइड हैज कैपिटल एन टर्न्स। मैं इस बात को भी दोबारा से भी क्लियर कर दूंगा, पहले मैं मेंशन कर दे रहा हूं। तो फाई विल बी इक्वल टू म्यू नॉट एन अपॉन एल इंटू ए एंड मल्टीप्लाई बाई द कैपिटल एन। मैं आपको एक बात और याद दिलाता हूं, ये अपन जो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन पढ़ते हैं, दिस इज म्यू नॉट एन आई, ये क्या है, ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनोइड जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अगर कह दिया जाए कि सोलेनोइड में 400 टर्न है, तो अपन इसका क्या करते थे, 400 का मल्टीप्लाई करते थे, याद है, जब मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन करते थे। तो सेम है, जब फ्लक्स का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो यहां पर मैंने ये ईच टर्न से था या पर यूनिट लेंथ से था, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। लेकिन मेरे पास सोलेनोइड कितना लंबा है,
इंफिनिटी लॉन्ग है, तो मैंने मान लिया कि सोलेनॉइड में कैपिटल एन टर्न्स है। इज दैट क्लियर? तो यहां पर मैं फ्लक्स की वैल्यू को बहुत ही इजीली लिख सकता हूं, म्यू नॉट कैपिटल एन स्क्वायर अपॉन एल इंटू ए। दिस इज द टोटल फ्लक्स। मैं ये भी बोल सकता हूं, क्या है ये? टोटल फ्लक्स थ्रू सोलेनॉइड। इज दैट क्लियर? टोटल फ्लक्स मिल गया, और बस काम कितना रह गया? अब इसको एलआई के साथ कंपेयर कर देंगे। फ्लक्स क्या होता है? एलआई होता है, वहां से मेरा काम बन जाएगा। चलो, तो मैं इसको हटाने चला। नोट कर लिया? करते रहना नोट। चलो, तो मैं यहां से फिर से बोल दे रहा हूं। तो सेल्फ इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट था phi इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एंड phi विल बी एल आई। मान लो उसको एक माना था, तो इसको इक्वेशन कोई 2 मान लो, इसको इक्वेशन कोई 1 मान लो, इसको या 3 मान लो। कंपेयर कर लेंगे तो बताओ यहां फ्लक्स को, यार मेरा करंट कहां चला गया? करंट तो होना चाहिए ना। अरे करंट नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जब मैंने रखी तो म्यू नॉट एन आई। इज दैट क्लियर? तो करंट मेरे को मेंशन करना चाहिए था, यहां पर भी करंट की वैल्यू कोई क्या है? आई। अरे मैग्नेटिक फील्ड के साथ ही तो बाद में मल्टीप्लाई किया होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है? बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। अरे बिना करंट के मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन सकता है? इज दैट क्लियर? तो यहां पर मैंने करंट को मेंशन कर दिया, अपने पास से नहीं लिखा, ये पहले से था, छूट गया था। ओके, चलो अब समझो, मुद्दे की बात समझो। अब इसको कंपेयर करो, ये इतना फंक्शन क्या आ रहा है? एल के बराबर। सो आई कैन से एल इज म्यू नॉट एन स्क्वेयर ए अपॉन एल। ये सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू है। क्लियर है? हाँ, ये जनरलाइज वैल्यू है। मैं चाहूं तो इसको स्पेसिफाइड इसके लिए कर सकता हूं। अगर इसका रेडियस मैंने आर माना था, यहां रख दूंगा एरिया पाई आर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? सोलेनॉइड के लिए हो जाएगा। लेकिन इसका एक एक्सप्रेशन में और रखना चाहता हूं। आपको पता है छोटू एन इज इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन एल। तो कैपिटल एल कैन बी राइट स्मॉल एन टाइम्स ऑफ एल। तो मैं इसको रिप्लेस करके इसको स्मॉल एन के टर्म्स में भी लिखना चाहता हूं। कई बार ये स्मॉल एन के टर्म्स में पूछा जाता है, तो एन की जगह मैं ये रखने जाऊंगा एन स्क्वेयर एल स्क्वेयर इंटू ए ओवर एल। इज दैट क्लियर? बोलो, कोई डाउट? नहीं होना चाहिए। ये एल से एल एलिमिनेट हो गया, और यहां पे एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर। इसको ऐसे लिख लेता हूं ए इंटू एल। ये दिख रहा है क्या? ये क्या है? ये क्या है? ये एरिया है और ये लेंथ है, और एरिया और लेंथ का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो दिस विल बी ऑल्सो इक्वल टू द वॉल्यूम। इज दैट क्लियर? बी इज हियर फॉर वॉल्यूम। तो आपको मैंने एक बात बताई थी कि सेल्फ इंडक्टेंस डायमेंशंस पे डिपेंड करता है। यहां से आप क्लियरली देख सकते हो, कोई भी एक्सप्रेशन देख लो, ये देख लो, ये देख लो, तो यहां पे आपको देखेगा म्यू नॉट एन स्क्वायर, वी माने वॉल्यूम, वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, म्यू नॉट इज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये बात आज समझ में आ गई? बोलो, चाहो तो यहां से देख लो, एल किस पे डिपेंड कर रहा है? एरिया पे डिपेंड कर रहा है। इज दैट क्लियर? बोलो, तो ये एक जनरल वैल्यू हो गई। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, ऐसे भी समझ सकते हो, और इस तरीके से भी समझ सकते हो। बोलो, अगर मैं सोलेनॉइड की ही स्पेशल बात करूं, मैं इसको हटाने जा रहा हूं, तो मुझे पता है कि सोलेनॉइड का एरिया ऑफ सोलेनॉइड, बोलो क्रॉस सेक्शन एरिया है। सो आई कैन से दिस इज गोइंग टू बी पाई छोटू आर स्क्वायर। और ये तो इन्फिनिटी लॉन्ग है, लेकिन मैं एल लेंथ में बात कर रहा हूं, तो इसकी लेंथ भी कितनी रख ले रहा हूं? एल रख ले रहा हूं। तो इसके लिए यहां पर मैं ये रिजल्ट लिख सकता हूं सोलेनॉइड के लिए, स्पेशली म्यू नॉट स्मॉल एन के टर्म्स में लिखूं तो यहां कैपिटल ए की जगह में पाई आर स्क्वायर एल लिख सकता हूं। दिस इज फॉर सोलेनॉइड इन टर्म्स ऑफ स्मॉल एन। अगर मैं कैपिटल एन के टर्म्स में रखना चाहूं तो म्यू नॉट एन स्क्वेयर ए अपॉन एल ये होता था।
तो एक ही जगह में पाई आर स्क्वायर अपॉन एल। इज दैट क्लियर? बोलो। तो दिस इज द सेल्फ इंडक्टेंस फॉर सोलेनॉइड। दिस इज द जनरल रिजल्ट। दिस एंड प्रीवियस वन वाज आल्सो। ये कैसे थे? जनरल रिजल्ट थे। क्लियर है? ये स्पेशली किसके लिए मैंने सोलेनॉइड का एरिया पुट कर दिया और लेंथ पुट कर दिया। तो दीज रिजल्ट्स फॉर सोलेनॉइड इन टर्म्स ऑफ स्मॉल एन, इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एन। इज दैट क्लियर? मजा आया? ओके। तो यहां से पता चल गया ना कि कैपिटल एल या सेल्फ इंडक्टेंस बताओ किस पर डिपेंड करता है? डायमेंशंस पे डिपेंड करता है। चलो मैं एक बात, ये बात फिर से साबित कर दूंगा कि ये डायमेंशंस पे डिपेंड करता है। हो सकता है ये जो आर्टिकल मैं लेने जा रहा हूं, ये आर्टिकल आपने बहुत रेयर ऑफ रेयरेस्ट है कहीं पढ़ा हो, या अगर आपने पढ़ा है तो आपका टीचर जो भी जिसने पढ़ाया है काफी अच्छा टीचर होगा। इसका मतलब क्या मैं अच्छा टीचर हूं? ऐसा तो मैंने नहीं बोला। इनडायरेक्टली थोड़ी सी तारीफ कर ली, क्या दिक्कत है? मजा आता है? बोलो। चलो हेडिंग लगा लो। अब मैं एक रेक्टेंगुलर टोरॉइड के लिए सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूं। सेल्फ इंडक्टेंस फॉर रेक्टेंगुलर टोरॉइड। ठीक है, मैं यहां पर एक टोरॉइड का पिक्चर बना देता हूं। रेक्टेंगुलर टोरॉइड बनाना, मुझे काफी थिक टोरॉइड लेना है, मोटा हो जो सामने से रेक्टेंगल टाइप का मुझे दिखाई दे। तो पहले तो मैं रेक्टेंगल ही बना लेता हूं इस तरीके से, ताकि मैं इस पिक्चर को इजीली मैच करा पाऊं। और एक बात और, ये जो इसकी ऊंचाई है ना, इसको मैं अभी से बता दे रहा हूं आपको, ये स्मॉल एच में मान के चल रहा हूं। ठीक, ओहो ये कितना वाहियात बन गया। ड्राइंग एज यू ऑल नो, मुझे तो अवार्ड मिलना चाहिए ड्राइंग के लिए। पूरा टाइम कहीं पिक्चर बनाते ही ना चला जाए। खैर इस बार लगता है सक्सेसफुल हो जाएंगे। सो गाइस दिस इज अ रेक्टेंगुलर टोरॉइड। इज दैट क्लियर? कुछ चीजें मेंशन कर लेते, जैसे इसकी हाइट छोटू एच है। ठीक है, इसके पास दो रेडियस होंगे ऑफ कोर्स। तो इसका इनर रेडियस लेफ्ट से कोई R1 है और इसका आउटर रेडियस लेफ्ट से कोई R2 है। इज दैट क्लियर? अब मेरे को बताना है कि इसकी वजह से कितना सेल्फ इंडक्टेंस पैदा होगा। कहानी इज सेम। फ्लक्स निकालने जाऊंगा, फ्लक्स निकाल के लाऊंगा, Li से कंपेयर करूंगा, फ्लक्स को करंट के टर्म्स में निकालूंगा, I को छोड़ के जो भी वैल्यू बचेगी वो किसके बराबर हो जाएगी? इंडक्टेंस के बराबर हो जाएगी। तो सबसे पहला सवाल, इसके लिए कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो इसमें करंट को I में फ्लो करके मान लेता हूं। ठीक है, तो इसके लिए भी मैग्नेटिक फील्ड उतना ही होता है जितना सोलेनॉइड के लिए होता है, म्यू नॉट Ni। लेकिन डिफरेंस को समझने की कोशिश करना। एन को लिख सकता हूं कैपिटल एन पर यूनिट लेंथ। यहां और सोलेनॉइड में क्या डिफरेंस है? सोलेनॉइड एक स्ट्रेट ऑब्जेक्ट था, ये एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, तो इसके लिए जो लेंथ है ये सरकमफेरेंस के बराबर हो जाएगी 2 पाई r। मुद्दा r कौन सा, छोटा बड़ा मैं कह रहा हूं कोई सा नहीं। यहां से यहां चला जाता हूं, फिर वही कहानी है, एलिमेंट काटूंगा थोड़ी देर के बाद, या इसको मैं तब तक के लिए म्यू नॉट Ni अपॉन 2 पाई r भी लिख सकता हूं। और r मैंने पढ़ाते वक्त आपको जब टोरॉइड पढ़ाया था तो मैंने बताया था दिस इज एवरेज रेडियस। इसको निकालने का तरीका भी बताया था, दोनों रेडियस को डिवाइड कर दो 2 से, तो यहां पर एवरेज रेडियस मिल जाता है, जब दोनों की वैल्यूज यहां पर मैथमेटिकल फॉर्म में दे रखी हो मेरे को। इज दैट क्लियर? लेकिन आज का सवाल मेरा रेडियस निकालना नहीं है, आज का सवाल मेरा इंडक्टेंस निकालना है। मींस मुझे पहले फ्लक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तो फ्लक्स, अब सोलेनॉइड के केस में क्या अलग था, यहां पर सोलेनॉइड का क्रॉस सेक्शन एरिया इस तरीके से था, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया अलग है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका एरिया सर्कुलर था,
इसका एरिया अलग तरीके से है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये मुझे पूरे एरिया से फ्लक्स निकालना है, तो मैं एक स्ट्रिप से निकाल लेता हूं। इस स्ट्रिप का एरिया मुझे डिसाइड करना पड़ेगा। इसकी हाइट मुझे पहले से पता है, स्मॉल h है, ये मैंने मान के रखी है। इज दैट क्लियर? और मैंने मान लिया कि जो इसका थिकनेस होने वाला है, इस थिकनेस को मैं dr मान लेता हूं। यहां से r दूरी पे जाके एक एलिमेंट मैंने इससे काटा, और इस एलिमेंट का इतना एरिया जो भी बनेगा मैं बाद में लिख लूंगा। इस एलिमेंट से कितना फ्लक्स निकला अगर मुझे ये पता चल जाए, तो बाकी सारे एलिमेंट से ऐसे यहां से काटूंगा, यहां से काटूंगा, यहां से काटूंगा, सारे का जोड़ सकता हूं। इट मींस इंटीग्रेट कर दूंगा और आंसर विल बी वेरी सिंपल फॉर मी। सो आई कैन से इस छोटू सी के वजह से डी फाई छोटू सा फ्लक्स होगा। दिस इज गोइंग टू बी बी डॉट डी आर। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? और बोलो, एंगल को देखने की कोशिश करूं तो मैग्नेटिक फील्ड पहले भी आपको पता है यहां पर, और एरिया वेक्टर दोनों ही पैरेलल होंगे। मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। एंगल 0 डिग्री हो जाएगा तो बी डी आर हो जाएगा। तो यहां से डी फाई विल बी इक्वल टू, यहां पर बी की वैल्यू को मैं यहां ऊपर से लिख सकता हूं, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर इंटू डी आर। सॉरी, नॉट डी आर, ये तो एरिया होता है ना, डी एस लिखना चाहिए हमें, डी एस। वेरी सॉरी फॉर दैट। फ्लक्स कैसे निकालते हैं? बी ए कॉस थीटा, मतलब एरिया का मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद या डॉट प्रोडक्ट करने के बाद। इज दैट क्लियर? ओके। हाँ, अब यहां पर फिर एक बड़ा प्रश्न पैदा होता है, जो दुविधा भरी कहानी पहले आपने देखी थी, वही दुविधा भरी कहानी। ये क्या है? ये क्या है? ये है फ्लक्स थ्रू बोलो, ईच टर्न है ये फ्लक्स। एक टोरॉइड के एक टर्न से फ्लक्स है, लेकिन टोरॉइड में तो बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। आप ये मत बोलना ये एन तो पहले आ गया, ये स्टोरी मैं आपको पहले बता चुका हूं। हमेशा इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ में बात करते हैं, मतलब पर यूनिट लेंथ में ही डिस्कस करते हैं टोरॉइड या सोलेनॉइड को। इज दैट क्लियर? तो मैं बोलूं, इफ देयर आर एन नंबर ऑफ टर्न्स इन टोरॉइड, तो बोलो यहां क्या कर दूंगा, कैपिटल एन का मल्टीप्लाई। अब मैं डायरेक्ट यहां एन स्क्वायर कर दे रहा हूं, इतनी बात आप समझ सकते हैं। डी फाई इज गोइंग टू बी म्यू नॉट एन स्क्वायर आई अपॉन 2 पाई आर इंटू डी एस। और ये वेक्टर को हटा दे रहा हूं यहां से, क्योंकि मैंने इसको खोल दिया है। आप ऐसे मान के चलो, यहीं पे हटा दे रहा हूं, कॉस 0 हो गया। अब इंटीग्रेट करना है तो जो जो कांस्टेंट है पहले उनको अपन बाहर निकाल लेते हैं। तो यहां से मैं इधर से कैरी कर रहा हूं इसको, तो डी फाई विल बी इक्वल टू, म्यू नॉट एक कांस्टेंट है, नंबर एक कांस्टेंट्स होते हैं, ये 2 पाई भी क्या है, कांस्टेंट है, और करंट भी ऑफ कोर्स क्या होने वाली है, कांस्टेंट होने वाली है। बोलो, क्या ये आर कांस्टेंट है या वेरिएबल? बिल्कुल कांस्टेंट नहीं हो सकता। इस आर की वैल्यू यहां से लेकर यहां तक क्या होगी, चेंज होगी। यहां पर क्या बन जाएगा, कैपिटल R1, और यहां जाकर क्या बन जाएगा, कैपिटल R2। वेरी कर रहा है तो आई कैन से अंदर रह गया 1/r और इंटीग्रेशन विद ds। मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है, ये एक प्रकार की क्या है, लेंथ है या रेडियस है, और ये एरिया है। ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट नहीं होने वाले। मुझे हटाना पड़ेगा एरिया को इस टर्म्स में, ताकि मैं यहां पर लेंथ को इंट्रोड्यूस कर पाऊं, तभी मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूं। इज दैट क्लियर? और इसको मैं बहुत ही आसानी से हटा सकता हूं। यहां पर ये कॉन्सेप्ट मैंने लगा रखा है पहले से ही कि ds को मैं क्या लिख सकता हूं, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो बोलो लंबाई कितनी है, h, और चौड़ाई कितनी है, dr। सो ds कैन बी राइट h dr। तो आप इसको नोट करो, पहले मेरे को जगह चाहिए, मैं आपको टाइम देता हूं, 1 2 3, हटा रहा हूं, यहां ऊपर से हटा देता हूं। चलो, अब ये ds की वैल्यू को यहां पर प्लेस करेंगे, उसके बाद ही लिमिट्स को डिसाइड कर पाएंगे। तो म्यू नॉट एन स्क्वेयर आई अपॉन 2 पाई, ये हमने कांस्टेंट जो थे इनको बाहर निकाल लिया था इंटीग्रेशन के, और अंदर बचा 1/r, और ds की जगह मैं रख दूंगा h इंटू डी आर।
और आपको पता है ये हाइट भी क्या है, कांस्टेंट, मैंने हर जगह बोल रखा है। इसकी मोटाई समझ लो क्या है, h है, तो इस h को भी मैं बाहर निकाल लूंगा। d फाई इज गोइंग टू बी म्यू नॉट कैपिटल एन स्क्वायर आई अपॉन 2 पाई, और इस h को भी मैं बाहर निकाल लूंगा, तो ये h आ गया बाहर, यहां बचा 1 अपॉन r विथ dr। अब लिमिट्स को क्लियर कर लेते हैं। ये r कहां से कहां तक वेरी कर सकता है, यहां तक, इस पॉइंट के लिए दोनों के लिए r की वैल्यू क्या होगी, सेम, लेकिन यहां से वेरी कर सकता है। मैं कह सकता हूं r1 से r2 तक वेरी कर सकता है, 2 रेडियस हो सकते हैं इसके अंदर। इज दैट क्लियर? दोनों फेसेस के लिए, दोनों सरफेसेस के लिए अलग अलग रेडियस हो सकते हैं या होंगे। चलो अब आप मेरे को बताओ, अब कोई बात बोलना है कि मेरे को इसका इंटीग्रेशन नहीं आता, मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं, मैं एक बार फिर बता देता हूं। जो मैथमेटिक्स के लोग हैं उनको आमतौर पे पता है कि इसका इंटीग्रेशन कितना होता है। जो बायोलॉजी के स्टूडेंट है वो इस बात को अगर जानते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं जानते हैं तो याद करेंगे। इसका इंटीग्रेशन ln r के बराबर होता है। इज दैट क्लियर? 1 अपॉन r विद रिस्पेक्ट टू dr। तो मैंने यहाँ पे d फाई विल बी फाई, बोलो सबको इंटीग्रेट कर रहा है। तो यहां से हो गया म्यू नॉट कैपिटल एन स्क्वायर आई इंटू एच अपॉन 2 पाई, और इसका इंटीग्रेशन इज ln r एंड लिमिट फ्रॉम r1 टू r2। अब लिमिट को प्लेस कर सकते हैं, सबको पता है लिमिट को हम कैसे प्लेस करते हैं, पहले अपर लिमिट, फिर माइनस का साइन, और उसके बाद में लोअर लिमिट। दिस विल बी ln r2 माइनस ln r1। इज दैट क्लियर? मैं यहां पर इसके साथ साथ आपको एक ln का या लॉग का एक फॉर्मूला बताना चाहता हूं। क्लास 9th में हम लोग पढ़ते हैं, एवरीबडी शुड नो दिस, ln a अपॉन b कैन बी राइट ln a माइनस ln b। ओके, या लॉग को भी मैं ऐसे लिख सकता हूं। और ये देखो ln r2 माइनस ln r1 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ln a अपॉन b, मतलब ln r2 अपॉन ln r1। इज दैट क्लियर? तो यहां से फ्लक्स की मैंने एक कंप्लीट वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया और यहां से वैल्यू आ गई। आई को मैं सबसे बाद में लिखूंगा, आपको पता है क्यों, कंपेयर करने के लिए। h अपॉन 2 पाई ln r2 अपॉन ln r1। दिस इज द फ्लक्स। हाँ, अगर आप चाहो तो कैपिटल N को छोटू n के टर्म्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन अब मैं उस कॉन्सेप्ट को यहां पर यूज नहीं कर रहा, सबके लिए वेल नोन हो गया। अब मेरे लिए इंडक्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, तो फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई, सो फाई विल बी एल आई। इसको मान लो कोई इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, बोलो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 को जब मैं कंपेयर करूंगा तो आप देखोगे यहां से आई की वैल्यू मेरी कहां गई, आई को सबसे बाद में लिखूंगा ना, यहां पर आई। ठीक है, तो ये फैक्टर देखो, इतना किसके बराबर आ रहा है, एल के बराबर। इधर फाई, इतना एल, और ये क्या हो गया, आई। तो यहां से मैं इसको हटा दूं, 1 2 3 हटा दूं, ओके। तो यहां से मैं सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू को मेंशन कर सकता हूं, एक रेक्टेंगुलर टोरवाइड के लिए म्यू नॉट एन स्क्वायर एच ln r2 अपॉन r1, चाहो तो ऐसे कर लो इसको, ठीक है, ओवर 2 पाई। इज दैट क्लियर? दिस इज द वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ड्यू टू अ रेक्टेंगुलर टोरॉइड। लेट मी चेक वन टाइम, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। म्यू नॉट एन स्क्वायर छोटू एच ln r2 अपॉन r1 ओवर 2 पाई। यस, क्लियर? बोलो, तो समझ गए ना? आई थिंक ये कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि कैसे निकालना है सेल्फ इंडक्टेंस। किसी भी करंट कैरिंग सिस्टम से पहले फ्लक्स निकालेंगे, उसके बाद में इस सिचुएशन Li से कंपेयर कर लेंगे, इस इक्वेशन से आई के टर्म्स में बना लेंगे इक्वेशन को, और आई के अलावा जो भी बचा हुआ पार्ट होगा दैट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। इज दैट क्लियर? कर लो नोट, चलो कर लो नोट। एक क्वेश्चन से बात करते हैं, जेई मेंस 2019 का एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के माध्यम से बात करते हैं। मैं तब तक क्वेश्चन को आपको बोल के बता रहा हूं, आप सुनना,
और चाहो तो सब तब तक मेंशन करना। मैं इसकी लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, बहुत ही लंबी लैंग्वेज है। लैंग्वेज है कि मैंने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के वुडन फ्रेम बनाया है। उस वुडन फ्रेम के ऊपर मैं वायर लपेट रहा हूं और उस इक्विलैटरल ट्रायंगल की जो लेंथ है, साइड लेंथ L है, और उसके बाद मैंने उसकी साइड लेंथ को बढ़ाकर 3L कर दिया। तो बताइए उसका इंडक्टेंस कितना बढ़ गया होगा? इज द सिंपल क्वेश्चन। बोलो। नंबर ऑफ टर्न्स को मैंने सेम रखा है, किसी और चीज में कोई छेड़छाड़ नहीं की है, सिर्फ मैंने किसको चेंज किया है? उसके साइड लेंथ को। तो जेईई मेंस 2019 का प्रॉब्लम है, मैं लिखूंगा नहीं, एक्सप्लेन करके बताता हूं। यहां पर मेरे पास ये इक्विलैटरल ट्रायंगल शेप का वुडन मैंने एक सिस्टम बना रखा है और इसके ऊपर मैंने क्या किया है? वायरिंग को करना शुरू किया है। ठीक, इस समय इसकी लेंथ L है और लेट्स से इस पे नंबर ऑफ टर्न्स मैंने N को बनाया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट सिचुएशन में, और मैं ये भी मान लेता हूं इसका इंडक्टेंस इस समय क्या है? L है। यहां बता देता हूं इसका इंडक्टेंस क्या है? L है। बोलो। उसके बाद मैंने इसकी लेंथ को L से 3L कर दिया एंड नंबर ऑफ टर्न्स इज स्टिल सेम। ठीक है, तो मेरे से कहा जा रहा है बताइए, L2 लिख ले रहा हूं, इस केस में कितना सेल्फ इंडक्टेंस होगा? मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूं, अगर आप सॉल्व करेंगे तो बहुत बेहतर होगा। इंक्रीज्ड बाई फैक्टर 3, दूसरा डिक्रीज्ड बाई फैक्टर L√3, तीसरा इंक्रीज बाई फैक्टर 27 एंड लास्ट वन इज डिक्रीज्ड बाई फैक्टर ऑफ 9। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। आपने कर लिया ट्राई 1 2 3, जिनने किया था और जिसका सी ऑप्शन आया है उन्हें मुबारक। ठीक है, जो नहीं कर पाए या जिन्होंने अच्छा प्रयास किया था उनके लिए मैं अब सॉल्व करके बता रहा हूं कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल। याद आया? याद आया? हाँ, अरे ये मैंने बोला था ना ये जनरल वैल्यू है, अगर इसमें एरिया डाल देता सोलेनॉइड की बन जाती। याद आया? अब इसका एरिया डालूंगा। हाँ, यहां पर एक चीज मैं मेंशन कर दे रहा हूं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। जो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये सबको पता होना चाहिए, बहुत ही बेसिक बात है। तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं कैपिटल A इक्वल टू √3/4 टाइम्स ऑफ L²। ये एरिया होता है। इज दैट क्लियर? तो बता, इसका एरिया तो ये है, तो इसका एरिया ही पहले चेक कर लेते हैं, एरिया कितना हो गया होगा। ये हो गई ना इंडक्टेंस की वैल्यू। इसमें ये क्या है? कांस्टेंट। ये भी क्या है? कांस्टेंट। कौन वेरी कर रहा है? सिर्फ एरिया और लेंथ, क्योंकि एरिया में L इन्वॉल्व है, सिर्फ चेंज कौन हो रहा है? लेंथ। इज दैट क्लियर? तो इसके लिए मान लो ये जनरल वैल्यू लिखी, अगर मैं L1 के लिए लिखना चाहूं तो इसमें L1, ये तो कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो यहाँ A1 और यहाँ L1। इज दैट क्लियर? अगर L2 के लिए लिखना चाहूं तो म्यू नॉट एन स्क्वायर A2 L2। क्लियर? इसमें नहीं लगा रहा हूं क्योंकि ये पहले से क्या कर रखे, मैंने कांस्टेंट कर रखे, क्वेश्चन ने कह रखा है। तो मैं यहां पर L2/L1 अगर करने जाऊं और L1 को कितने फैक्टर से करना है, ओके, तो फिर कोई बात ही नहीं है। यहां पर हो जाएगा क्या? A2 L2/A1 L1। इज दैट क्लियर? अरे अब यार ये बच्चों वाली गणित मत करवाओ, ये वाला मैंने एलिमिनेट कर दिया। अब बस मेरे को यहां पे वैल्यू रखनी है, और L1 की वैल्यू यहां से मैंने L मान ली, ठीक, और A1 की वैल्यू मैंने यहां से, सॉरी, हाँ, A1 की वैल्यू मैंने यहां से A मान ली, जिसकी वैल्यू कितनी है? √3/4 टाइम्स ऑफ L²। बोलो। अब मैं A2 निकाल लूं, और L2 मेरे को यहां से पता है, L2 कितना? 3 गुना है। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए 3 गुना कर दिया गया, तो A2 कितना हो जाएगा? बोलो। √3/4, ये तो कांस्टेंट नंबर है, स्क्वायर किसका? L का।
इज दैट क्लियर? तो एल का स्क्वायर मतलब यहाँ कितना होगा 3l स्क्वायर, तो 3l का स्क्वायर मतलब कितना हो गया 9l स्क्वायर। ये 9 को अगर मैं बाहर निकाल लूं तो ये हो जाएगा 9 इंटू रूट 3/4 एल स्क्वायर। इस वैल्यू को मैं पहले से जानता हूं, जिसको मैं ए के नाम से जानता हूं, तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि A2 इज 9 टाइम्स ऑफ A1। इज दैट क्लियर? L1 पता है, L2 पता है, यहां पर रख देते हैं L1 अपॉन L2 इंडक्टेंस। A2 कितना हो गया 9 टाइम्स ऑफ A1, L2 कितना है 3 टाइम्स ऑफ L1, यहां से देख सकते हो। इज दैट क्लियर? अपॉन A1 क्या है A और L1 क्या है L, मैंने यहां लिख रखा है L1 क्या है L और A1 क्या है ये वैल्यू। इज दैट क्लियर? मेरे को फैक्टर्स में बताना है, इस वजह से मैं ए की वैल्यू को एक्सपोज नहीं कर रहा हूं, और यहां से ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, और L2 इज इक्वल टू 27 टाइम्स ऑफ L1। तो बोलो ऑप्शन 3 क्या हो गया, सही हो गया। कितने फैक्टर से इंक्रीज करेगा 27 से। लोगों को देखने में ऐसा लगता है कि 9 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं। इज दैट क्लियर? लेकिन आप नहीं करने वाले, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर कर दिया गया है। इज दैट क्लियर? चलो अब मैं एक क्वेश्चन नीट 2016 का लेना चाहता हूं, उससे हम एक और कॉन्सेप्ट को क्लियर करके फिर आगे बढ़ेंगे एक एम्स के क्वेश्चन के लिए। और सबको मैंने पहले से बता रखा है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहने वाला है। चलो तो नीट वाला क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। नीट 2016 बोल रहा है अ लॉन्ग सोलेनॉइड हैज 1000 टन्स, 1000 टन्स हैं, when current of 4 ampere is passing through 8, 4 एम्पियर की करंट पास कर रही है, तो इससे कुछ ना कुछ फ्लक्स बनेगा। द मैग्नेटिक फ्लक्स linked with solenoid is 4 into 10 to the power minus 3 Weber. Calculate self inductance of सोलेनॉइड। बोलो, 4 ऑप्शन देता हूं, तब तक ट्राई करो आप। 2 हेनरी, ऑप्शन बी इज 1 हेनरी, ऑप्शन सी इज 4 हेनरी एंड ऑप्शन डी इज 3 हेनरी। कर लिया 1 2 3। जिनका 1 हेनरी आया है उन्हें मुबारक, जिनका नहीं आया अच्छा प्रयास किया था, देखेंगे। बहुत ही आसान है। मेरे को यहां पर करंट दे रखा है 4 एम्पियर, मेरे को यहां पर फ्लक्स दे रखा है 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 वेबर। इंपॉर्टेंट बात क्या है, 1000 टर्न और भी दे रखे हैं। याद आया? यही तो मैं बोल रहा था ना कि ये फ्लक्स किससे दिया है, ईच टर्न से। लेकिन ऐसे टर्न कितने हैं 1000, वहां कैपिटल एन होते थे, उनका मल्टीप्लाई करता था, यहाँ 1000 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। इज दैट क्लियर? तो बहुत ही आसान होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू एल आई। ये बहुत बेसिक एक्सप्रेशन है। इसमें फ्लक्स कितने से आई है, एक टर्न से, इसमें मल्टीप्लाई कर दो 400 को, बस मेरे को पता चल जाएगा एल कितना। क्यों? क्योंकि फाई की वैल्यू मेरे को पहले से पता है। बोलो, क्लियर है? अब इसमें यार कुछ समझाने के लिए शक और शोभा तो मुझे लगता नहीं है बच्ची है। बोलो, फ्लक्स रख दूं क्या, 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 इज इक्वल टू एल कितना है निकालना, आई कितना है 4, ये इससे मर गया। ध्यान से सुनना, ये फ्लक्स कितने का था, 1 का, इसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 10 टू दी पावर 3 से ये भी चला गया, तो इंडक्टेंस कितना आ गया 1 हेनरी। ये बहुत छोटी छोटी बात है, नीट 2016 का प्रॉब्लम था। बोलो, चलो अब मैं एक क्वेश्चन आपको घर के लिए देता हूं और आप मेरे को इसका आंसर बताना। एम्स
2013 में ये प्रॉब्लम पूछा गया। दो सोलेनॉइड दे रखे हैं और उन दोनों सोलेनॉइड का रेडियस और लेंथ का रेशियो भी दे रखा है। मैं मेंशन करता हूं, एम्स 2013 बोल रहा है टू सोलेनॉइड्स ऑफ सेम नंबर ऑफ टर्न्स having their length and radius in same ratio और 1:2। लेंथ और रेडियस का रेशियो दे रखा है। क्वेश्चन है द रेशियो of their self inductance। सेल्फ इंडक्टेंस का कितना रेशियो होगा? चार ऑप्शंस मैं आपको दे देता हूं, 1:2, 2:1, 1:4 and D is 1:1। इज दैट क्लियर? बोलो, ये चार ऑप्शन है और ये सवाल आपने मेरे को बताना है, मैं आंसर चेक करूंगा। कोई भी आलस नहीं करेगा, बिल्कुल भी लेजीपन नहीं। चलो, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ाई करते रहिए और सेल्फ इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। दोनों लेक्चर अच्छे से देख लेना, इसके प्रीवियस वाला और ये वाला। ओके, बाय बाय।